जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम देखने वाले हैं 3D। 3D का नाम जैसे ही आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि अरे 3D मतलब बहुत कठिन वाला जो है ये एक्सरसाइज है, थोड़ा सा इसमें बहुत टेढ़ा मेढ़ा चीज़ें लिखी हुई होती है। लेकिन नहीं, यदि आप इसको पढ़ेंगे ना 3D को, बहुत सिंपल है, जो कि हम आपको ब्रह्मास्त्र कोर्स में इसका पूरा डिटेल पढ़ाने वाले हैं आराम से, ठीक ना। आज जो हम लोग देखने वाले हैं 3D का 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक वीडियो में तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है कि 2 पार्ट इसका कर दे, ठीक है। तो आज वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, एकदम ट्रिक से देखने वाले हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है ना। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने की बात आती है, तो आपके मन में ये आता है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से बना रहे हैं तो फिर वो ऑब्जेक्टिव रहा कहां, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से बना रहे हैं तो फिर आपका टाइम ज्यादा लगेगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में सीमित टाइम होता है, और उसी में आपको जो है पूरा के पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए आज का जो ये सेशन होने वाला है आपका बहुत ही अलग होने वाला है, और आप सबों के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है यहां से भर भर कर सवाल आपसे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव की जब बात करते हैं तो यहां से 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वेक्टर से भी 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे लिहाजे से ये कह सकते हैं कि आपका जो ये 3D वाला एक्सरसाइज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो आपको हम बता भी दिए हैं कि आप यदि 4 चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर है और 3D है, यदि इसके ऑब्जेक्टिव को आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 60 से 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाह रहे हैं, उसमें बेहतर स्कोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। बस क्वेश्चन और उसके आसपास जितना भी कॉन्सेप्ट संभव हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो 2009 से 2022 तक वाला ही होगा, लेकिन उसके आसपास यदि और भी कोई क्वेश्चन और भी कोई कॉन्सेप्ट आने वाला होगा, वो टोटल के टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। ताकि यदि आसपास का भी कोई सवाल आपसे पूछ दिया जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे देंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोग को यह कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिएगा। एक घंटी का बटन आएगा, उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम या तो लाइव आए या फिर वीडियो अपलोड करें आपके लिए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, और आप उसको आसानी से देख पाएंगे। दूसरी चीज कि आप सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो ये सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 में 23 की तैयारी कर रहे हैं उन सबों के लिए, ठीक है, और खासकर जिनका मैथमेटिक्स है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और शेयर करके सभी लोग जो है अपने पास कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन जब यहाँ पड़ेगा तो आपको भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। यदि आपसे नहीं बना तो जो हम बनाएंगे उससे आपको मिलाना है। यदि आपने बना लिया तो आपने किस मेथड से बनाया है, आपका मेथड क्या है और हमारा मेथड क्या है, ठीक है। आपने किस मेथड का प्रयोग किया है, कहीं सब्जेक्टिव तरीके से तो आप नहीं बना रहे हैं, वैसे नहीं बनाना है, ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है बाबू। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है एक्स अक्ष की द्विकोणीयों का योगफल। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है। सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष की द्विकोणीयों का योगफल, ठीक है। चाहे एक्स अक्ष की द्विकोणीय पूछ ले आपसे, ठीक है ना, या फिर वाई अक्ष की द्विकोणीय पूछ ले, या फिर जेड अक्ष की द्विकोणीय पूछ ले, ठीक है, कुछ भी पूछे। एक्स अक्ष के द्विक, गौर करेंगे इधर, एक्स अक्ष के द्विकोणीय का योगफल, द्विकोणीय का योगफल, ठीक है। या फिर सवाल पूछे कि वाई अक्ष के द्विकोणीय का योगफल,
द्विककोज्या का योगफल, या आपसे पूछ दे कि जेड अक्ष के द्विककोज्या का योगफल, जेड अक्ष के द्विककोज्या का योगफल, ठीक है। या आपसे सीधे पूछ दे, योगफल ना पूछकर सीधे पूछ दे, एक्स अक्ष की द्विककोज्या, गौर करेंगे इधर, एक्स अक्ष की द्विककोज्या, द्विककोज्या, या फिर यह पूछ दे कि वाई अक्ष की द्विककोज्या क्या है, या फिर यह पूछ दे कि जेड अक्ष की द्विककोज्या क्या है। ठीक है बाबू, सवाल ये आपका एक था, इस पर आधारित देखिए कुल मिलाकर 2 गो तो यहां क्लियर है और 3 गो यहां, यानी 5 क्वेश्चन इसके आसपास का बन सकता है, जिसको अभी हम क्लियर करेंगे। यहां ध्यान से देखिएगा। तो योगफल से पहले हम क्यों ना इसकी द्विककोज्या ही जान ले। यदि आपसे पूछे कि एक्स अक्ष की द्विककोज्या क्या होगी, तो जिस अक्ष की द्विककोज्या आपसे पूछेगा ना, कॉन्सेप्ट समझिए, जिस अक्ष की द्विककोज्या पूछेगा उसका मान 1 रखना है, बाकी सबका मान 0 रखना है। ठीक है ना, जिस अक्ष की द्विककोज्या पूछेगा उसका मान 1 रखेंगे, बाकी सबका मान 0 रखेंगे। जैसे अच्छा, लिखने का जो तरीका होता है, पहले x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं और फिर z को लिखते हैं। ऐसा ही जब नियामक लिखते हैं तो ऐसा ही लिखते हैं। तो जैसे ही आपसे पूछेगा कि x अक्ष की द्विककोज्या क्या है, तो x अक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो x का मान 1 होगा, y का मान 0 होगा और z का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो गया आपके x अक्ष की द्विककोज्या। अच्छा, यदि आपसे पूछे कि y अक्ष की द्विककोज्या क्या है, तो यहां पर x का मान 0 हो जाएगा, y का मान 1 होगा और फिर z का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको बताए हैं कि जिस अक्ष की द्विककोज्या पूछेगा उसका मान आपको 1 रखना है, बाकी सबका 0 रखना है। चलिए, जब आपसे पूछे कि z अक्ष की द्विककोज्या क्या होगा, तो यहां x का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा और z का मान 1 के बराबर होगा। तो ये हो गया आपके z अक्ष की द्विककोज्या। अब आइए, सवाल कह रहा है कि x अक्ष की द्विककोज्या का योगफल। तो x अक्ष की द्विककोज्या ये है ना, यह है x अक्ष की द्विककोज्या और इसका योगफल कह रहा है, माने जोड़ दीजिए। ठीक है, x अक्ष की द्विककोज्या यहां पर आपको दिया गया है, आप पूछ रहा है कि इसका योगफल क्या होगा, माने जोड़ दीजिए। अच्छा, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, फिर उसमें 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। यानी यदि x अक्ष की द्विककोज्या का योगफल पूछेगा तो 1 के बराबर मान लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि y अक्ष की द्विककोज्या का योगफल आपसे पूछ दे तो जोड़ दीजिए ना, y अक्ष वाला को जोड़ के देखिए ना कितना आ रहा है, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1। तो जब y अक्ष की द्विककोज्या पूछेगा तो 1 के बराबर होगा। ठीक है ना, यदि आपसे z अक्ष की द्विककोज्या का योगफल पूछ ले तो उसको भी जोड़कर चेक कर लीजिए, वो अभी कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है ना बाबू, समझ में आ गया। यानी आपको जो है इन 6 में से कोई भी सवाल आपसे पूछ दे तो हम मतलब हमें ये उम्मीद है अब कि आप जो है इसमें से किसी का भी आंसर ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं देंगे। ठीक है, आप इन 6 में से 6 के 6 सवाल का जवाब आसानी से दे दीजिएगा। क्लियर हो गया। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देख लीजिएगा। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तल x बराबर 0 के समानांतर है। निम्नलिखित में से कौन सा तल x बराबर 0 के समानांतर है। बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तल x बराबर 0 के समानांतर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप देखिए एक बार, पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नीचे 4 ऑप्शन भी दिख रहा है। आप एक बार बनाकर देखिए, फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है ना, हाँ एक बार बनाकर देखिए। हम 2 ही अक्ष पर अभी बात कर लेंगे, तो तीसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 3D शेप तो है नहीं ना, ये तो आपका 2 डायमेंशनल शेप है। तो यहां पर हम x अक्ष y अक्ष की ही बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा द्वितीय अक्ष यहां पर है, x अक्ष और y अक्ष। ये y है, ये y डैश होगा, ये x डैश होगा, ये x होगा। ठीक है, अब कह रहा है x बराबर 0, यही तो कह रहा है ना, कह रहा है कि x बराबर 0 के समानांतर। यदि x बराबर 0 की बात करें तो यहां x का मान 0 है और यहां पर रेखा खींचा हुआ है। ठीक है, यदि इसके समानांतर किसी रेखा की बात करेगा तो इसके समानांतर या तो इधर कोई रेखा खिंचाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ऐसे,
ऐसे रेखा खिंचाएगा, ठीक है, ऐसे रेखा खिंचाएगा, या इसके समानांतर इधर रेखा खिंचाएगा, ऐसा ही ना खिंचाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यदि x बराबर 0 की बात करता है कि x बराबर 0 के समानांतर रेखा या समानांतर कोई तल की बात कर रहा है, तो देखिएगा कि x बराबर 0 के समानांतर क्या हो सकता है, तो वह x का ही कोई मान हो सकता है। जैसे x के जगह पर 2 हो सकता है, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, मान लीजिए ना कि इसको मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, यही होगा, 1, 2, 3, 4, कुछ भी इधर x अक्ष के साथ कुछ भी यदि हम रेखा ऐसे खींचेंगे तो वह x बराबर 0 पर खींची गई रेखा के क्या होगा, समानांतर होगा, या x बराबर 0 पर बने हुए तल के समानांतर होगा। या इधर चलेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, x बराबर -2, x बराबर -1, x बराबर -3, इसमें से किसी पर भी आप लाइन खींचिएगा तो वह जो होगा x बराबर 0 के क्या होगा, समानांतर होगा। तो हम आपको एक मोट बात समझाते हैं। एक सवाल तो आपसे पूछा है, इस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन बन सकता है जिसको हम क्लियर करेंगे। यदि आपसे पूछे कि x बराबर 0 के समानांतर x बराबर 0 के समानांतर कोई तल की बात करेगा तो x बराबर मान लीजिएगा आप अल्फा, x बराबर k मान लीजिए आप, जहां k के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है, जहां k के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, प्लस वाला हो सकता है, चाहे माइनस वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है k के जगह पर। यदि x बराबर 0 के समानांतर बात करेगा तो x बराबर k, जहां k के जगह पर कोई संख्या हो सकता है। पहले तो इसका आप आंसर ले लीजिए, x बराबर -5 दे रहा है, नहीं तो आपको बोले हैं कि k के जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो यहां x बराबर -5, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सवाल यदि कहता कि y बराबर 0 के समानांतर, तो y बराबर 0 के समानांतर यानी y बराबर k, जहां k के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, चाहे वो प्लस वाला हो सकता है, चाहे वो माइनस वाला हो सकता है। यदि आपसे कहता कि z बराबर 0 के समानांतर, ठीक है, तो जैसे ही z बराबर 0 के समानांतर की बात करेगा तो उस समय हो जाएगा आपका z बराबर k, जहां k के जगह पर चाहे वो प्लस वाला संख्या हो, चाहे वो माइनस वाला संख्या हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके समानांतर की बात। अच्छा, यदि बात करें कि x बराबर 0, ये x बराबर 0 पर लाइन खींचल है, अब यदि इसके लंबवत की बात करें, इस पर लंब, तो इस पर लंब कौन हो सकता है मालूम है, x बराबर 0 तो ये लाइन है ना, है, तो इस सब लाइन इसके समांतर है, लेकिन जब इस पर लंबवत की बात करेगा तो देखिए ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ना देखिए ना, ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। ऐसे लंबवत कॉमनली आपसे नहीं पूछेगा, समझ में आ रहा है, हाँ पूछेगा तो ज्यादातर समांतर ही पूछेगा, जिसकी यहां पर चर्चा कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देख लीजिएगा एक बार। सवाल आपका क्या कहता है, एक एक क्वेश्चन पर जितना भी कॉन्सेप्ट हो पाए उसके आसपास का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। यदि उससे हटकर भी थोड़ा सा सवाल पूछता है तो आप उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप रट के जा रहे हैं वहां पर और पता चले कि यदि वो क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप मुंह बाके आ गए ना, अपन मुंह हलवाई के बेलना जैसन बनाए और बाहर निकल गए। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी सवाल पूछे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट उसका मालूम होना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो सवाल कितना भी घुमाकर पूछेगा जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि कॉन्सेप्ट इज अ पावर, ठीक है। जब आपके पास कॉन्सेप्ट है तो पावर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल जो दिख रहा है देखिए उसको। कह रहा है कि बिंदु, मूल बिंदु से तल, मूल बिंदु से कोई तल है, यानी कोई समीकरण है, कोई तल है, यह तल का समीकरण है 2x - 3y + 4z बराबर 8, ऐसा ही कुछ है क्या, सॉरी 4z बराबर 6, हाँ 4z बराबर 6 की दूरी। गौर करेंगे, यहां सवाल पूछा है, एक समीकरण आपको दे दिया है, ठीक है, एक समीकरण आपको दे दिया और कह रहा है कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। ध्यान से सुनेंगे, एक समीकरण आपको दिया है और सवाल आपसे पूछ रहा है कि इस समीकरण का मूल बिंदु से दूरी कितनी है, माने कितना दूरी पर है, मूल बिंदु से
कितनी दूरी पर है, यदि ऐसा कुछ है, ठीक है, और यहां पर कोई समीकरण है, तो इस मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है, ये दूरी आपको ज्ञात करना है। बाबू जितना टेढ़ा सवाल देखने में लग रहा है, वाकई में उतना टेढ़ा है नहीं। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करने की जरूरत है और यह सवाल चुटकी में बन जाता है। देखिएगा, यदि आपको ऐसा दे दे समीकरण और आपसे यह कह दे कि बताइए कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है, ठीक है, सवाल पूछ दे कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है, तो आपको क्या करना है कि ये जो कांस्टेंटवा दिख रहा है ना, इस कांस्टेंट को ऊपर में रख देना है और बटा में रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल, रूट अंडर सभी अंकों के वर्गों का योगफल कर देना है, तो ये मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। यानी रूट अंडर कितना, 2 के स्क्वायर 4 प्लस -3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, ठीक है, 16 9 25 और 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। यानी ये हो जाएगा आपका 6 बटा में रूट अंडर 29। अब ये जो निकल कर आया आपका, ये है मूल बिंदु से इस समीकरण के बीच की दूरी, डिस्टेंस। कैसे निकला बाबू, तो आपको करना क्या है, इसके लिए जो यहां पर कांस्टेंट आपको दिख रहा है इसको ऊपर में रख देना है और बटा में क्या लिखना है, तो ये जो आपको दिख रहा है कांस्टेंट सभी के वर्गों का योगफल, जैसे 2 है तो 2 का वर्ग 4, -3 है तो 3 का वर्ग 9, 4 है तो 4 का वर्ग 16, 16 9 25 और 4 29, यानी हो जाएगा 6 बटा में रूट अंडर 29। ठीक है, चलिए बन जाएगा सवाल। जैसे एक क्वेश्चन और कर लीजिए इस पर। मान लीजिए कि सवाल आपका है कि 5x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 9, और सवाल पूछा कि इससे जो है इस तल से मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। सिंपल काम करना है, जो ये कांस्टेंट दिख रहा है इसको ऊपर में लिख देना है, बटा में क्या करना है बाबू, तो रूट अंडर सभी अंकों के वर्गों का योगफल, ठीक है, 5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 4 का वर्ग 16, ठीक है, 16 9 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, यानी 9 बटा में रूट अंडर 50। अब 50 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 बटा 2 5 रूट 2, यानी इसका हो जाएगा 5 रूट 2, यानी 9 बटा में 5 रूट 2 हो गया आंसर। किसी को दिक्कत तो नहीं है, भले ही सवाल थोड़ा कम जरूर हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके आसपास जो भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जिससे सवाल बन सकते हैं, वो टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल दे दिया है कि यदि किसी सीधी रेखा की द्विककोज्या यदि किसी सीधी रेखा की द्विककोज्या 3/√77 -2/√77 और x है तो x का मान ज्ञात करें। सुनिएगा, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, इसके बाद इस पर विचार करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और हो सके तो आंसर भी बनाइए, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन को देखिए और हो सके तो आंसर भी बनाइए। सवाल आपका है कि यदि किसी सीधी रेखा की द्विककोज्या है 3 बटा में रूट अंडर 77, दूसरा है -2 बटा में रूट अंडर 77 और तीसरा है x। तीसरा क्या है बाबू, x। तो x का मान क्या होगा, सवाल यही है कि x का मान क्या होगा। आपको मालूम है ना कि जब भी कभी हम द्विककोज्या निकालते हैं तो जो यहां पर 77 है, जो बटा में है वो तो होगा ही, इसके बटा में √77 होगा ही, इसमें नो डाउट, ठीक है। अब ऊपर में क्या होगा ये आपको देखना है, और ऊपर में आपको मालूम है क्या होता है, ये √77 कैसे लिखे मालूम है, ये जो बटा में √77 लिखल है, ये बटा कभी भी द्विकोज्या निकालते कैसे हैं, ये कॉन्सेप्ट हम आपको जो है वेक्टर में ही पढ़ा दिए हैं कि यदि आपको बिंदु दिया गया है उसकी द्विकोज्या कह रहा है, तो सभी बिंदु के बटा में क्या करना है, तो रूट अंडर इन्हीं बिंदुओं के वर्गों का योगफल, यही करना होता है ना। तो बटा में जो आपको दिख रहा है ये 77, इन्हीं के वर्गों का योगफल दिया गया है, ठीक है, यही सब जो तीनों आपको दिया गया इसके वर्गों का योगफल। अच्छा, तो यदि यहां पर रूट अंडर 77 है तो गौर करेंगे कि 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13 और प्लस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसी का ना रूट,
इसी का ना रूट बराबर में इधर कितना है रूट अंडर 77, अरे रूट हटा दोनों को, सीधे 77, सीधे 77। हाँ देखिए 9 4 13, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू 77 में से 13 घटा लीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए 7 में से 3 घट गया 4, और ये बच गया आपका कितना 7 में से ये 7 में से 1 घट गया 6, 64, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8। यहां एक्स के जगह पर कितना होगा बउआ 8 नहीं, अब देखिए ना 8 के स्क्वायर 64 और 2 के स्क्वायर 4, तो 64 और 4 68, 68 और 9 हो जाएगा आपका 77, ठीक तो है। तो यही तो हो गया इसका, x का मान कितना हो जाएगा 8 बट्टा में रूट अंडर 77 के बराबर, ठीक है 8 बट्टा में रूट अंडर 77 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल अगला है कि समतल इतना द्वारा एक्स वाई जेड पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः है। देखिएगा जब भी अंतःखंड की बात करेगा ना, एक्स वाई जेड द्वारा काटे गए अंतःखंड निम्नलिखित में से कौन है, यही पूछ रहा है सवाल। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अंतःखंड का जो, ध्यान से देखिएगा, अंतःखंड का जो आपका समीकरण होता है वो होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बट्टा में बी प्लस जेड बट्टा में सी बराबर में 1। ये होता है अंतःखंड का समीकरण, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर में 1, यह अंतःखंड का होता है। अच्छा अब गौर से देखिएगा कि यहां पर क्या है, तो 2x प्लस वाई नहीं 2x प्लस वाई माइनस जेड अब बराबर में 5। यदि आप इसकी तुलना इससे करते हैं ना, मान लीजिए कि जब इसकी तुलना यहां पर करेंगे आप, तो आपको क्या दिख रहा है कि इधर बराबर में 1 दिख रहा है ना, है हमको यहां 1 चाहिए। चलिए गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो जैसे ही भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा में, गौर कीजिएगा इधर 2 बट्टा में कितना 2x बट्टा में 5 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए y बराबर हो जाएगा आपका बट्टा में 5, ये हो जाएगा आपका माइनस जेड बट्टा में 5 बराबर में 1। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि ये जो अंतःखंड कट रहा है x अक्ष पर कितना काट रहा है, ये नहीं पूछ रहा है x अक्ष पर कितना काट रहा है, y अक्ष पर कितना काट रहा है और z अक्ष पर कितना काट रहा है। तो देख लीजिएगा हमें चाहिए x बट्टा में a, यहां ये 2 नहीं रख के हम इसको यहां लिख देंगे तब ना, ये यदि 2 ऊपर जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, इसलिए आपको चाहिए बट्टा में a। तो अब देखिए ये x अक्ष के साथ काटा हुआ अंतःखंड है, ये y अक्ष के साथ कटा हुआ अंतःखंड है, और यहां पर जो आपको दिख रहा है ये z अक्ष के साथ कटा हुआ अंतःखंड है। तो यदि x अक्ष के साथ देखा जाए तो कितना हो जाएगा 5 बट्टा 2, y अक्ष के साथ कितना अंतःखंड कट रहा है 5, और z अक्ष के साथ कितना कट रहा है तो -5, नहीं z अक्ष के साथ कितना अंतःखंड कट रहा है -5। अब ऑप्शन में मिला लीजिएगा आप कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है इसका सही आंसर है, नहीं 5/2 5 और -5, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार सभी लोग क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी। देखिएगा क्वेश्चन आपका है कि 4x प्लस 3y माइनस जेड, देखिए 4x प्लस 3y माइनस जेड, 4x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0, ठीक है प्लस 1 बराबर 0 पर लंबतल का समीकरण क्या होगा। सुनिए, यदि आपको कोई ऐसा समीकरण दे दे और कहे कि इस पर लंबतल का समीकरण क्या होगा, माने इस पर कोई लंब जो होगा उस लंब का समीकरण क्या होगा, तो आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चारों में से क्या करना है कि बारी बारी से चेक करना है, एक्स वाला को एक्स वाला के साथ, वाई वाला को वाई वाला के साथ और जेड वाला को जेड वाला के साथ गुना कीजिएगा। गुना करने के पश्चात जब जोड़ घटाव हो जाएगा, यदि वो 0 के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि वही जो है इसके लंब का समीकरण है, ठीक है ना। हाँ जैसे इसमें देखिए एक ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है x माइनस 5y, x माइनस 5y, इसके बाद क्या है -11z, -11z प्लस 7 प्लस
कांस्टेंट क्या लिखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। चलिए चेक करके देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 4 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 ना, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 तिहाई 15, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11, गौर करके देखिए 11 4 15, यानी हो जाएगा आपका 15 माइनस 15, 15 में से 15 घट गया तो 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो समीकरण है दिए गए तल के क्या है लंबवत है, दिए गए तल के क्या है लंबवत है। क्लियर हो गया। यदि आपको कोई समीकरण दे दे और कहे कि इसके लंबवत कोई समीकरण आपको खींचना है, ठीक है, या कोई तल का समीकरण आपको बताना है जो इसके लंबवत हो, तो वैसे कंडीशन में आपको सिर्फ यही काम करना है। गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपको तल पहले से दिया गया है 4 गो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बारी बारी से चेक करना है। एक्स वाला को एक्स वाला के साथ गुना, वाई वाला को वाई वाला के साथ गुना, जेड वाला को जेड वाला के साथ गुना कर देना है। उसके बाद जोड़ घटाव का जो क्रिया होगा उसको करने के बाद यदि वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो वही उस तल के लंबवत होगा। और यदि समानांतर की बात करें, ठीक है ना बाबू, यदि समानांतर की बात करें तो वैसे कंडीशन में जो है एक्स वाला और एक्स वाला एकदम सेम होगा, वाई वाला सेम होगा, जेड वाला सेम होगा, और ये कांस्टेंट सिर्फ अलग अलग होगा। बस एक्स एक्स के जैसा होना चाहिए, सेम टू सेम, वाई जैसा, जेड जैसा, सिर्फ और सिर्फ ये कांस्टेंट अलग अलग यदि रहेगा तो वो जो है दोनों एक दूसरे के समानांतर कहलाएगा। ठीक है ना। जैसा कि इसमें एक प्रश्न होगा भी अगला क्वेश्चन ही है, देखिए क्या है 2x माइनस 3y, ठीक है, 2x माइनस 3y सॉरी प्लस 3y प्लस 5z, 2x प्लस 3y ऐसा ही कुछ है ना हो। हाँ 2x माइनस 3y प्लस 4z, 2x माइनस 3y प्लस 4z, ठीक है, प्लस 4z बराबर में है 7, इसके बराबर में 7 है। तो कहता है कि समांतर एक तल का समीकरण, क्या बोले हैं कि जब इसके समानांतर की बात करेगा तो आपको क्या करना है कि सेम टू सेम लिखना है। 2x माइनस 3y प्लस 4z, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हाँ कांस्टेंट अलग अलग होना चाहिए, 7 को छोड़कर कुछ दूसरा हो जाए। तो देख लीजिए ना, ऐसा 2x माइनस 3y माइनस 4z, 2x माइनस 3y प्लस 4z ऐसा है, 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 11। हाँ चेक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को, बराबर में 11। ये सेम टू सेम होना चाहिए, जब समानांतर की बात करेगा तो ये सेम टू सेम होना चाहिए और ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, तो ये समानांतर हो जाएगा। लंबवत की बात करेगा तो इसका गुना करने के बाद जोड़ घटाव करने के बाद 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, लंबवत कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि तल इतना इतना पर अभिलंब का द्विक अनुपात क्या होगा। यहां समझ लीजिए ठीक से, एक समीकरण आपको यहां पर दिया गया है कि 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, माइनस 6 बराबर 0। सवाल पूछा है कि ये जो समीकरण आपको यहां पर दिया गया है, ये जो तल का समीकरण दिया गया है, कहता है इस पर अभिलंब का द्विक अनुपात, ये जो तल है इसमें अभिलंब का द्विक अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। यदि कोई ऐसा समीकरण आपको दे दे, ऐसा समीकरण दे दे और आपसे पूछे कि इसके अभिलंब का द्विक अनुपात क्या है, तो आप समझ लीजिए ठीक से कि ये जो x के साथ कांस्टेंट लिखल है ना, ये जो y के साथ लिखल है और ये जो z के साथ लिखा हुआ है, यही है अभिलंब का द्विक अनुपात। ठीक है ना, यही है अभिलंब का द्विक अनुपात। तो यदि आपको इसका द्विक अनुपात पूछे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ये हो गया इसके अभिलंब का द्विक अनुपात। आपको इसके बाद वाला से कोई मतलब नहीं रखना है। ये हो गया इसके अभिलंब का द्विक अनुपात, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। अच्छा, यदि हम आपसे पूछे कि ये वाला जो समीकरण है इसके अभिलंब का द्विक अनुपात क्या होगा, तो देखिए यहां x के जगह 4 है, y के जगह 3 है और यहां z के जगह -1 है, तो ये हो जाएगा इसके अभिलंब का द्विक अनुपात। ठीक है ना। यदि आपसे पूछे कि इसका द्विक अनुपात क्या होगा,
ये इसमें अभिलंब का द्विक अनुपात क्या होगा, सिंपल है, 2 हो जाएगा, -3 और फिर कितना हो जाएगा 4, देख सकते हैं आप, ठीक है, 2, 3 और -4, ये हो जाएगा इसके अभिलंब का द्विक अनुपात। क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि द्विक अनुपात वाली रेखा की द्विक कोज्या। अच्छा, एक द्विक अनुपात दिया गया है तो उसकी द्विक कोज्या आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, निकालिए सभी लोग जल्दी जल्दी। एक यहां पर द्विक अनुपात दिया गया है तो उसकी द्विक कोज्या आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए तो एक बार जल्दी सभी लोग, द्विक अनुपात दिया गया है, द्विक कोज्या निकालना है। बहुत सिंपल है, ये वेक्टर में भी आपको एक बार पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा आपके सामने है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बिंदु आपका दिया गया है कितना 2, -1 और फिर कितना 2, ऐसा ही है ना, सॉरी, फिर -2 है, ठीक है। तो ऐसा आपको दिया गया और कह रहा है कि इसकी द्विक कोज्या क्या होगी। और इससे पहले भी एक बार अभी बताए हैं कि जब भी ऐसा बिंदु दे दे और आपको कहे द्विक कोज्या निकालने के लिए, तो इस बिंदु को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, खाली बटा में जो है √ सभी के वर्गों का योगफल, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 4 1 5, और फिर 2 का वर्ग 4, तो 5 4 9, तो बट्टा में कितना हो जाएगा √9, फिर इसके बट्टा में भी वही √9, फिर इसके बट्टा में भी वही √9, ये हो जाएगा आपका 2 बट्टा में 9 का वर्गमूल 3, -1 बट्टा में 3 और फिर -2 बट्टा में 3, देख लीजिएगा ये निकल गया इसकी द्विक कोज्या। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा है। किसी को दिक्कत है क्या? ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। आज के क्लास को थोड़ा सा कम ही रहने देते हैं, ठीक है, आज के क्लास को थोड़ा सा कम रहने देते हैं, थोड़ा सा कल से जो है और बेहतर तरीके से जो है लेकर चलेंगे हम, और क्वेश्चन की संख्या को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्योंकि आज लगभग हमको लगता है कि हमने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, आज 10 ही क्वेश्चन देखे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन जो है ना, मालूम है 50 के बराबर है, क्योंकि एक क्वेश्चन पर जो है लगभग उसका 3-4 कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए। तो इसको 10 क्वेश्चन नहीं मानिएगा, ये आज के 50 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी सवाल आपको कुछ भी कहीं से पूछ देगा तो आप उसको जो है आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।